टुडे आई हैव अ शीट, एक शीट है, उस शीट को मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और वो जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उसमें है जो कि बहुत ही दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट, और उसको मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक कि द फाइल इज विजिबल। इफ इट्स विजिबल लेट मी नो। Yes, sir, visual. ओके ओके ओके। First important thing ki we are running this class under the banner of JS English Literary Society. It's my contact number. And here you find what? Here you find ki there are some important questions. These questions I have to deal with you. क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जितने पॉइंट है सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान से सुनना है। ये सारे पॉइंट्स पूछे जा चुके, वो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा चुके, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको जो है पॉइंट के फॉर्म में रखा हुआ है ताकि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें आपको मिल सके। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मिसमैच्ड है। नंबर 1 ऑप्शन जो दिया जा रहा है, फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री किसको कहा जाता है? क्रिस्टोफर मार्लो को। ये बात सही है। अगर कभी भी केवल ये क्वेश्चन बन के आता है हु इज नोन एज फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, तो क्रिस्टोफर मार्लो इज नोन एज फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। लेकिन मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज में बनाया है, कई ऐसे पॉइंट लेकर के आए हुए हैं जिसमें आपको हर पॉइंट में एक आंसर आपको मिलेगा। दूसरा चीज, वी ऑल नो कि जो क्रिस्टोफर मार्लो है वो यूनिवर्सिटी विट्स से बिलोंग करते हैं। ही वॉज द लीडिंग ड्रामेटिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स का जो ग्रुप था उससे बिलोंग करते हैं। इन्होंने पहला हिस्टोरिकल प्ले लिखा एडवर्ड थर्ड था। ही रोट द फर्स्ट हिस्टोरिकल प्ले नेम एडवर्ड थर्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू कि उनको और क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ड्रामे, सॉरी, वो जो क्रिस्टोफर मार्लो थे उनके और भी प्लेज हैं, जैसे टैम्बरलेन है, जीव ऑफ माल्टा है, और डॉक्टर फॉस्टस है। ये सब नाम आपको सुना हुआ होना चाहिए कि अगर आपके माइंड में मार्लो आते हैं और ये क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री, तो आंसर क्या है? क्रिस्टोफर मार्लो। लेकिन इसके अलावा भी मार्लो के बारे में यू मस्ट नो। क्या क्या चीजें आपको जानना चाहिए? इंग्लिश का पहला हिस्टोरिकल प्ले क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा जिसका नाम एडवर्ड थर्ड रहा है। एडवर्ड 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 थर्ड या एडवर्ड एडवर्ड सेकेंड, आई माई सेल्फ इज Edward मिसिंग। second. एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड Edward सेकेंड second. या विनोद, यू आर सेइंग समथिंग? Edward second is a एडवर्ड सेकेंड, या एडवर्ड सेकेंड। और उसके बाद जो है वो वो किससे बिलोंग करते हैं? ही वॉज द प्रीकर्सर ऑफ विलियम शेक्सपियर। प्रीकर्सर का मतलब जो पहले आए, विलियम शेक्सपियर से वो पहले आए हुए थे। ही पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, उन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पूछे जा चुके हैं, इवन टीजीटी में पूछा जा चुका है, हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर? क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। These points we have to keep in mind. बी है किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहा जाता है। वाई इज ही नोन किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग? ही इज नोन एज किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। कारण यह है कि उनके जैसा ड्रामेटिक मोनोलॉग किसी ने लिखा नहीं। उसके पहले भी लोगों ने लिखा था, उसके पहले टेनिसन का यूलिसिस आया हुआ है, या उसके पहले ड्रामेटिक लिरिक भी खुद आपके वर्ड्सवर्थ ने टिंटन अबे में लिखा हुआ, टिंटन अबे नाम का ड्रामेटिक लिरिक लिखा है। लेकिन जब आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात की जाएगी तो उनसे बड़ा, रॉबर्ट ब्राउनिंग से बड़ा पोएट कोई नहीं था। जैसे कुछ चीजों का क्रेडिट दिया जाता है, किसका क्रेडिट दिया जाता है? मैन नेचर रिलेशनशिप का मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ। सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री एस.टी. कॉलरिज। रिवोल्यूशनरी पोएट आपके कौन है? रिवोल्यूशनरी पोएट आपके पीबी शेली। किंग ऑफ ओड जॉन कीट्स। ऐसे ही, या किंग ऑफ ब्यूटी जॉन कीट्स। ऐसे ही कुछ और भी चीजें हैं जो कि बहुत मायने रखती है आपको जानना। उन्हीं में से एक पॉइंट है किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग आपके कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग है।
और जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। ही वॉज एन ऑप्टिमिस्टिक पोएट। और कैसे पोएट थे? ऑप्टिमिस्टिक पोएट थे। एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, और इनके जो आप कह सकते हैं इनके जो वो थे, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग इनके थे, उनमें से एक आपको पता होगा माई लास्ट डचेज है, एंड्रिया डेल साल्टो है, द लास्ट नाइट टुगेदर है, प्रॉस्पिके है। यू ऑल हैव रेड दोस थिंग। ये चीजें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। किसको कहा जाता है? फ्रांसिस बेकन। एक बार ये बातें मैंने कई बार बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अभी जबकि मैं जिन लोगों ने हिस्ट्री का क्लास ज्वाइन किया मेरा, उस पर मैं इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट एलिजाबेथन एज पे लेकर के आने वाला हूँ कल ही। तो उसमें भी ये बात दोबारा आएगी, और हमें ये बात जान लेना चाहिए कि जब भी फादर ऑफ इंग्लिश एसे की बात होती है तो फ्रांसिस बेकन, और फ्रांसिस बेकन का मतलब एन एसेइस्ट ऑफ एलिजाबेथन एज। और इसके अलावा उन्होंने 58 एसेज लिखा जो 1597, 1612, 1625 में पब्लिश हुआ। उनके एसेज में एफोरिज्म है, प्रैक्टिकल विजडम है, एपिग्राम है, लैटिन कोटेशंस है। उनके जो एसेज हैं फॉर्मल एसेज हैं, उसको आर्टिकल भी कहा जाता है। और उनके एसेज में अथॉरिटेटिव राइटिंग नजर आती है। कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट है फादर ऑफ एसे। देखिए दो अलग अलग चीजें। फादर ऑफ इंग्लिश एसे जब हो गया तो इसका मतलब अंग्रेजी भाषा में वो शख्स जिसने पहली बार एसे लिखा। और जब आप कहते हैं फादर ऑफ एसे तो इसका मतलब ये हो गया दुनिया में सबसे पहले एसे लिखने की कला किसने शुरू की या कौन लाया उसको। तो ये फादर ऑफ एसे मतलब पूरी दुनिया की बात हो रही है। इसके कौन है? इसके मॉन्टेन है, MONTAIGNE। मॉन्टेन कहाँ के थे? फ्रांस के थे। मॉन्टेन वाज अ फ्रेंच एसेइस्ट। उन्होंने जो एसे लिखा उसको एसाई नाम दिया गया। और एसाई का मतलब होता है कि मेक एन अटेम्प्ट टू राइट समथिंग, कुछ प्रयास करना लिखने का। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि डिफरेंस क्या है फादर ऑफ इंग्लिश एसे और फादर ऑफ द एसे में। जो डिफरेंस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डोंट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको नेक्स्ट इसीलिए मैंने ला दिया इसी जगह पे फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसको कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि प्रोज और एसे में क्या अंतर है? प्रोज केवल एक चैप्टर होता है, लेकिन सॉरी, ऐसे केवल एक चैप्टर हो सकता है। किसी एक टॉपिक पर आप कोई बात लिखते हैं, वह चीज क्या हो जाती है? वो आपका ऐसे हो गया। लेकिन जो प्रोज होता है वह कलेक्शन ऑफ एसेज होते हैं। या किसी पूरी किताब का आपने ट्रांसलेशन किया या पूरी किताब आपने प्रोजाइक लैंग्वेज में लिखा, तो दैट विल बी प्रोज जो है। इन्होंने क्या किया था? फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, जिसको जॉन वाइक्लिफ कहा जाता है, जॉन वाइक्लिफ ने लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया था। किसका ट्रांसलेशन किया था? द बाइबिल का किया हुआ था। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ। फिर उसके बाद है द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर। ये गलत है। द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर अरिस्टोटल नहीं थे, बल्कि कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर की कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले, कैरेक्टर के बारे में पहली बार जो है उसको बताने वाले कि हाँ कैरेक्टर क्या है, उसको बात करने वाले आदमी का क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस अ ग्रीक ऑथर was first man who used the first character। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको सारी चीजें पता है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री क्रिस्टोफर मार्लो, पूरा डिटेल में बता दिए हैं। किंग ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रॉबर्ट ब्राउनिंग। फादर ऑफ इंग्लिश एसे फ्रांसिस बेकन। फादर ऑफ एसे मॉन्टेन। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज जॉन वाइक्लिफ। द फर्स्ट यूज ऑफ कैरेक्टर अरिस्टोटल ना होकर के कौन है? थियोफ्रेस्टस है। और थियोफ्रेस्टस को डिटेल में बताया जा रहा है कि थियोफ्रेस्टस ग्रीक आथर, वो एक ग्रीक आथर थे। वॉज फर्स्ट मैन, वो पहले आदमी थे हु यूज्ड द फर्स्ट कैरेक्टर, जिन्होंने पहली बार कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया। अरिस्टोटल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी इन पोइटिक्स। अरिस्टोटल को क्या क्रेडिट दिया जाता है? उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी दिया पोइटिक्स में, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ कैरेक्टर किसने दिया है? ग्रीक आथर थियोफ्रेस्टस ने दिया हुआ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि फॉर कैरेक्टर अरिस्टोटल यूज द वर्ड एथॉस। कैरेक्टर के लिए अरिस्टोटल ने जिस वर्ड का यूज किया उसको एथॉस कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय एथॉस? एथॉस मीन्स कैरेक्टर। ग्रीक में कैरेक्टर के लिए एथॉस वर्ड आता है।
लेकिन कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने लाया? थियोफ्रेस्टस ने लाया। और अरिस्टोटल ने क्या सबसे पहला है? ट्रेजिडी का कॉन्सेप्ट लाया। लेकिन उन्होंने ट्रेजिडी में जिन कैरेक्टर्स को यूज किया उसको क्या उन्होंने नाम दिया? इथॉस नाम दिया। और प्लॉट के लिए जो है इन्होंने माइथॉस नाम दिया। अगर कोई पूछता माइथॉस क्या है, तो प्लॉट को ग्रीक में माइथॉस कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया? ही आल्सो गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो। उन्होंने ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट दिया, हाइमार्सिया का कॉन्सेप्ट दिया, ह्यूब्रिस का कॉन्सेप्ट दिया, कैथारसिस का कॉन्सेप्ट दिया, एनाग्नोरिसिस का कॉन्सेप्ट दिया, थ्री यूनिटीज का कॉन्सेप्ट दिया। ही इम्फेसाइज्ड अपॉन यूनिटी ऑफ एक्शन। ये भी पूछा गया कि अरिस्टोटल ने तीनों यूनिटी में से किस यूनिटी पर सबसे ज्यादा जोर दिया हुआ है? यूनिटी ऑफ एक्शन पर जोर दिया हुआ है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया कि जो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन, हाउ ब्यूटीफुली थिंग्स हैव बीन प्रेजेंटेड। बात थियोफ्रेस्टस की हो रही थी, ऑप्शन में अरिस्टोटल आए थे, लेकिन अरिस्टोटल को भी लेकर के सारी बातें बता दी गई कि अरिस्टोटल ने कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिडी दिया, किसमें दिया? पोएटिक्स में दिया। अरिस्टोटल ने ग्रीक में कैरेक्टर के लिए इथॉस वर्ड यूज किया हुआ है, प्लॉट के लिए माइथॉस वर्ड यूज किया हुआ है। उनके और भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजिक हीरो, हाइमार्सिया, ह्यूब्रिस, कैथारसिस, एनाग्नोरिसिस एंड थ्री यूनिटीज। ये अभी सारा चीज जो है हम लोग जब ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो आगे आगे आएगा लिटरेरी टर्म में, उसमें डिस्कस इस पर होगा। और इवन यू सी की थ्री यूनिटीज की बात आती है, उस थ्री यूनिटीज में भी उन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी पर जोर दिया है तो यूनिटी ऑफ एक्शन पर उन्होंने जोर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हु गेव द स्पॉट ऑफ टाइम थियरी। इस पे स्पॉट ऑफ टाइम थियरी किसने दिया हुआ है? स्पॉट ऑफ टाइम थियरी ये जो है वर्ड्सवर्थ की देन है। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये लॉन्ग आंसर पूरा लिखने के लिए आता है। हु गेव द स्पॉट टाइम थियरी? स्पॉट टाइम थियरी वाज गिवन वर्ड्सवर्थ इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड, ये बात उन्होंने किसमें कही? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। In preface to lyrical ballad, he gave the concept the spot time theory, which refers that the poetry goes under four classes, जिसमें उन्होंने बताया कि पोइट्री चार चरणों से गुजरती है। और यही जो चार चरणों से गुजरती, यही कॉन्सेप्ट क्या है आपका? स्पॉट ऑफ टाइम है। ड्यूरिंग इट्स कंपोजिशन, जब कोई पोयम की रचना होती है या जब पोयम को आप जो है कंपोज करते हैं तो उस समय पोइट्री चार हिस्सों से गुजरती है। पहला हिस्सा इमोशन, दूसरा हिस्सा मेमोरी, तीसरा हिस्सा रिकलेक्शन और चौथा हिस्सा क्रिएशन। सो यू फाइंड दैट इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड he gave the concept the spot time theory, which refers that the poetry goes under four classes during its composition: emotion, memory, recollection and creation. The above process can happen within 42 years in 42 years 42 times होना चाहिए in 10 years, not 42. The above process can happen within 42 years in 10 years. Here should be 42 times. Within 42 years in 10 years. कह रहे ये सारा प्रोसेस जो है 42 साल के अंदर जो है 10 सालों तक लगातार ऐसे चलता रहता। सो व्हाट आई वांट टू से कि उसमें उन्होंने बताया कि जो स्पॉट और टाइम है ये कॉन्सेप्ट उन्होंने किसमें दिया था? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में दिया था। मैं जानना चाहता हूँ प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड कब आया था? प्रीफेस टू रिपीट करिए लिरिकल ना। बैलाड कब? या 1800। या दैट्स गुड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड 1800 में आया है। और लिरिकल बैलाड पहला वॉल्यूम कब आया हुआ है? 1798। 1798 में आया। जब लिरिकल बैलाड आया था तो उसमें कितनी पोएम्स थी? सर 23। 23। 24। कितना? 23, 24 नहीं 23। ओके 23 20। पोएम थी। 23 में से कितना वर्ड्सवर्थ ने लिखा था, कितना कॉलरिज ने लिखा था? सर 4 जो है वो कॉलरिज ने लिखी थी और सर 19 जो है वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। या दैट्स गुड, दैट्स गुड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड और ये सारी चीजें हम लोगों को पता हो गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं और बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा सही नहीं है?
ऑन एजुकेशन अ वर्क ऑफ मिल्टन इन विच ही सपोर्टेड रिनेशा एजुकेशन। सही बात है, ऑन एजुकेशन एक प्रोज वर्क है किसका, मिल्टन का, जिसमें उन्होंने रिनेशा एजुकेशन को सपोर्ट किया है। आज शेक्सपियर वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन, ये बात भी सही है। आज शेक्सपियर, अभी यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कब पब्लिश हुआ है और कब ऐड किया गया था, इस तरह का चीजें आई हुई थी। तो आज शेक्सपियर वॉज रिटन बाई जॉन मिल्टन, आज शेक्सपियर जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया, ये बात भी सही है। फिर अगला पॉइंट है लाइमार्टाइन्स, लाइमार्टाइन्स ने कहा था पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉलन asleep ओवर हिज बाइबल, ये बात भी सही। ये कोटेशन किसका है, पैराडाइज लाइमार्टाइन का, कि पैराडाइज लास्ट जो है वो एक तरह से ड्रीम है, किसका ड्रीम है, प्यूरिटन का, फॉलन asleep जो कि गहरी नींद में सो गए थे, किसको किसको लेकर, बाइबल से, वो बाइबल से अनभिज्ञ थे और उनको जगाने का काम किसने किया, पैराडाइज लास्ट ने किया। और पैराडाइज लास्ट किसका वर्क है, जॉन मिल्टन का है, जो एक लिटरेरी एपिक है, 1667 में आती है, 12 किताबों में है और वर्जिल के एनीड वाले मॉडल पर आधारित है। फिर है मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोएम लिसिडास, ये भी बात सही है कि जो मिल्टन है उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना जो व्यूज है पोइट्री का उन्होंने लिसिडास में दिया। लिसिडास एक एलिजी है जॉन मिल्टन का, 1637 में आई हुई है। फिर क्वेश्चन 3 है लिसिडास एंड एलिजी ऑफ मिल्टन, क्वेश्चन 3 का ई है, लिसिडास एंड एलिजी ऑफ मिल्टन कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ शेक्सपियर, ये गलत है, ये शेक्सपियर के डेथ पर नहीं था। किसकी डेथ पर था, सर उनके फ्रेंड की डेथ पर था, एडवर्ड एडवर्ड की। या एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि इट वाज कंपोज्ड ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग नॉट शेक्सपियर। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो लिसिडास है उसको मोनोडी भी कहा जाता है। व्हाई इज इट कॉल्ड मोनोडी, मोनोडी जो है एलिजी का एक रूप है, जैसे डर्ज है, मोनोडी है, त्रिनोडी है। व्हाई इज इट कॉल्ड मोनोडी, मोनोडी की खासियत क्या होती है, मोनो माने क्या होता है, सिंगल सर, अकेला सर। या सिंगल लैमेंटिंग पर्सन। कितनी बार मैंने आप, अभी ये जो मेरा चल रहा है आप लोगों से, मैं जितने दिनों से मुखातिब हूँ उसमें मैंने कई बार ये बताया है, मोनो मीन सिंगल, और जब एलिजी में सिंगल लैमेंटिंग पर्सन होगा तो उस एलिजी को क्या कहा जाता है, मोनोडी कहा जाता है, MONODY। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो गया ना। यस सर। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। अभी इसको लेकर के हमने बात किया था उस वाले में भी, एक जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्लास चल रहा है उसकी दूसरी शीट वाले में मैंने इस पे लेकर के बात किया था काफी डिटेल में, जितने वार हुए हैं वो सारे वार को एक जगह, वार ऑफ रोजेस को लेकर के, उसके अलावा पीजेंट रिवोल्ट था, पीजेंट रिवोल्ट के अलावा ब्लैक डेथ को लेकर के मैंने बात किया था, नॉर्मन वार को जो है, या जिसको वार ऑफ हास्टिंग्स कहा जाता है, जो तमाम वार थे उसको लेकर के कुछ कंफ्यूजन था तो उसको हमने लेकर के बात किया था। तो यहाँ पर भी उसी चीज में क्वेश्चन नंबर 4 में है, द वार ऑफ रोजेस वाज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यार्क एंड द हाउस ऑफ लंकास्टर। जो वार ऑफ रोजेस है यह जो है किसके किसके बीच लड़ा गया था, वार ऑफ रोजेस हाउस ऑफ यार्क और हाउस ऑफ लंकास्टर के बीच लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। द 100 years वॉर वाज फॉट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ठीक है, ये भी सही है। In 1688 bloodless revolution took place, it is also known as glorious revolution। यहाँ पे मैं थोड़ा ठहरूंगा, मैं जानना चाहता हूँ कि जो 1688 का जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है यह जो है किस एज में आया हुआ था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में उसको किस एज के नाम से जाना जाता है, रेस्टोरेशन सर। यस दैट्स गुड, रेस्टोरेशन एज, रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडेन, क्योंकि उनका जो रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ ड्राइडेन है वो 1660 से लेकर 1700 तक है। तो जो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन है जो 1688 ईस्वी में हुआ था, in 1688 bloodless revolution took place, it is also known as glorious revolution। फिर आगे ब्लैक डेथ इज द नेम गिवन टू द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट occurred in चासर्स एज। जो ब्लैक डेथ है यह एक एपिडेमिक का नाम था जो कि किसके समय में घटित हुआ था, सॉरी जो चासर के समय आया हुआ था। बिल्कुल सही बात है कि जब आप बात करते हैं ब्लैक डेथ का तो
ब्लैक डेथ 1348 ईस्वी में हुआ था। और इसी तरह से पीजेंट रिवोल्ट था, वो 1381 ईस्वी में हुआ था। ये सब घटनाएं लगभग 64 के आसपास। ये पता होना चाहिए ब्लैक डेथ जब हुआ था तब कौन किंग था, जब पीजेंट रिवोल्ट हुआ था तब कौन सा किंग था। तो उसको लेकर के एक शीट मैंने दूसरे वाले क्लास में, वहां पे बहुत सारे वार, सारी घटना जो द मिडिल एजेस का था वो मैंने जिक्र किया। एंड दैट लेक्चर इज आल्सो अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कल मैंने उसको जो यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ था, वहां से भी आप वॉच कर सकते हैं। मैं दोबारा उसको शेयर कर दूंगा आज आपको। Black Death is the name given to the epidemic of plague that occurred in Chaucer's age, या Chaucer's के एज में हुआ था। Sir Thomas More's Utopia is called a true prologue of Renaissance. The word liberty, equality and fraternity came for the first time in this book. तो you find it here कि ये भी बात सही है कि जो सर थॉमस मोर का यूटोपिया है, इट्स अ वर्क या प्रोज वर्क है। और यूटोपिया इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स अ प्लेस लाइक हेवन। यूटोपिया का एंटोनिम या अपोजिट है डाइस्टोपिया, वो भी लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अ प्लेस लाइक हेल। मतलब कोई जगह अगर नर्क की तरह से है या उसका जो इमेजिनेशन है उसको डाइस्टोपिया कहा जाता है। कोई भी जगह अगर स्वर्ग की तरह है तो उसको क्या कहा जाता है, यूटोपिया कहा जाता है। तो ये सबका सब चीजें ध्यान में रखना है। तो जो सर थॉमस मोर्स है उनका जो यूटोपिया है वह एक ट्रू प्रोलॉग है रेनेसा का। द वर्ड लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी केम फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस बुक। बिल्कुल सही बात है। इसी में एक एफ ऑप्शन है, विलियम टिंडल अ सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर ट्रांसलेटेड द बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट इनटू इंग्लिश। ये गलत है। कुछ चीजें तो इसमें सही है लेकिन एक चीज ये गलत है, ओल्ड टेस्टामेंट ना होके उन्होंने न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन किया था। आगे मैंने एक्सप्लेन किया है, विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल, ये बात भी सही है, टिंडल ने बाइबल को ट्रांसलेट किया था। नॉट ओल्ड टेस्टामेंट, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट को ट्रांसलेट नहीं किया था बट न्यू वन, बल्कि उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था। और कब, 1526 ईस्वी में। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, डेट भी आपको ध्यान में रखनी है। हिज ट्रांसलेशन, उनका जो ट्रांसलेशन था द न्यू टेस्टामेंट, उन्होंने न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किया था, वॉज रिवाइज्ड इन 1535, जिसको 1535 में रिवाइज किया गया था एज कवरडेल बाइबल, और उसको कवरडेल बाइबल कहा गया था। ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल वाज, जो ओल्ड टेस्टामेंट था उसको किसने ट्रांसलेट किया था, जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था 1382 ईस्वी में। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611, ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल 1611 में आया था। क्रैनबर्स का बाइबल जो होता है जिसको ग्रेट बाइबल कहा जाता है 1539 में आता है। इसमें इंशाल्लाह यू विल गेट वन क्वेश्चन, हर साल किसी न किसी रूप में एक क्वेश्चन जरूर आता है। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, विलियम टिंडल ने जिस बाइबल को ट्रांसलेट किया था वो न्यू टेस्टामेंट था, ओल्ड टेस्टामेंट नहीं था। और कब उन्होंने ट्रांसलेट किया था, 1526 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने जो ट्रांसलेट किया था उसको रिवाइज किया गया 1535 ईस्वी में। और जब रिवाइज किया जाता है तो उसको कवरडेल बाइबल कहा जाता है। फिर आपको बताया गया ओल्ड टेस्टामेंट का जो बाइबल है ये किसने ट्रांसलेट किया था, जॉन वाइक्लिफ ने किया था, 1382 ईस्वी में ट्रांसलेट किया था। ओल्ड टेस्टामेंट जो है उसको 1382 में जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेट किया था। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल केम इन 1611, जो ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल है वो 1611 ईस्वी में आया था। क्रैनबर्स का जो बाइबल है जिसको ग्रेट बाइबल कहा जाता है वो 1539 ईस्वी में आया था। तो आई थिंक यू गॉट इट। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये थोड़ा सा ध्यान में ये फिर से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ये आपको डेट और ये सब चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा ये गलत है। ईरान एंड अलाजान आर रिलेटेड टू कैरेक्टर्स, ये दोनों कैरेक्टर से रिलेटेड है। विच आर यूज्ड इन अर्ली कॉमेडी, ये बात सही है। ये जो ईरान, EIRON, एंड अलाजान ALAZON, ये दोनों कैरेक्टर के टाइप्स हैं। और ये दोनों कैरेक्टर जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, अर्ली कॉमेडी में इनका जिक्र किया गया है। हेमिंगवे हैज गिवन द थियरी ऑफ कोड हीरो, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने थियरी ऑफ कोड हीरो दिया हुआ है। ये भी पूछा जा चुका है कि कोड हीरो का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो अमेरिकन नॉवलिस्ट रहे हैं। ईरान और अलेजा ने कैरेक्टर के टाइप्स रहे हैं। मोरालिटी प्लेस वर पॉपुलर इन प्रोड्यूस्ड इन 15th एंड 16th सेंचुरीज, ये बात भी सही है। आप मुझे मोरालिटी प्ले का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? अभी मैंने 3-4 दिन पहले डिस्कस किया मोरालिटी, या जो सबसे पॉपुलर है
अभी किसी ने नाम लिया था? एवरीमैन। एवरीमैन, एग्जैक्टली एवरीमैन। एवरीमैन एक मोरालिटी प्ले है, जो पहला मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। उसके ऑथर का नाम नहीं पता, तो वो मोरालिटी प्ले, और ये मोरालिटी प्ले कब आया? 15वीं और 16वीं शताब्दी में ज्यादा पॉपुलर हुआ था। ड्राइडेन वॉज द फर्स्ट ऑथर अपॉइंटेड ऑफिशियली बाय द ब्रिटिश सॉवरेन। ड्राइडेन पहले ऑथर है जिनको ब्रिटिश सॉवरेन ने जो है क्या किया था, एक तरह से अपॉइंट किया था, मतलब पहले ऑफिशियल पोएट है, पहले ऑफिशियल। और पहले लाउरिएट पोएट कौन रहे? बेन जॉनसन रहे हैं। बेन जॉनसन के बाद कौन आते हैं? सर डी एविडांट आते हैं। उसके बाद जो है ऑफिशियल पोएट, लाउरिएट पोएट का कॉन्सेप्ट लगभग नहीं रहता, फिर ऑफिशियल पोएट होता है। लाउरिएट पोएट और ऑफिशियल में ये होता है कि ऑफिशियल पोएट में किंग खुद इंटरेस्ट दिखाता है कि ही विल बी माई he will be my laureate poet. King doesn't nominate anyone, but king select, king खुद उसको नॉमिनेट करता है, उसको सिलेक्ट करता है। जब राजा किसी को अपना अपना खुद का जो है ऑफिशियल पोएट बनाता है, तो वो, और ये प्रक्रिया किससे शुरू होती है? जॉन ड्राइडन से। और जो बेन जॉनसन का मामला था कि वो पहले लाउरिएट पोएट थे, उनमें किंग का इंटरेस्ट नहीं था। हो सकता है कोई कमेटी हो या उनको ऐसे ही टाइटल दे दिया गया हो, उसमें कोई चॉइस नहीं था। द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। करें, जो सब टाइटल है लिसिडास, उसका नाम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। ये बात सही है। लिसिडास किसका वर्क है? सर वर्डसवर्थ का। ओह माय गॉड। सर मिल्टन। हाँ, सब टाइटल, द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज, शिवानी मैडम प्लीज म्यूट। सब टाइटल जो लिसिडास है उसका सब टाइटल सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है। अभी पिछले क्वेश्चन में आया था लिसिडास इज एन एलिजी विलियम ब्लेक ऑफ, का है सर, विलियम ब्लेक का। लिसिडास विलियम विलियम ब्लेक ब्लेक का का है ना। सॉन्ग्स ऑफ जो टाइटल लिया गया है सर, लिसिदास तो मिल्टन का है जिससे टाइटल लिया गया। उन्होंने एक पोएम भी तो लिखी है इस नाम से सर। हाँ, उन्होंने इस नाम से उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन जो इसका सब टाइटल है, ये बात सही है, द सब टाइटल ऑफ लिसिडास इज सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये अपनी जगह सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ये सब टाइटल की बात की जा रही है। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, ये दोनों तो जो है वर्क है, दैट इज विलियम ब्लेक का, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन जो यहाँ पे दिया जा रहा है उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। लिसिडास एक एलिजी है, और वो एलिजी किसका है? जॉन मिल्टन का है, जो उन्होंने अपने दोस्त एडवर्ड किंग की मौत पर किया, लिखा हुआ है। और उसका जो सब टाइटल है वो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सही है। ये भी एक पॉइंट आपको नया मिला कि लिसिडास का सब टाइटल क्या है? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। बाकी जिस सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस की आप बात कर रही हो, वो कलेक्शन ऑफ द पोयम है, और किसने लिखा हुआ है? विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है। उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है, दैट इज अनदर थिंग। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ है, प्लीज म्यूट। क्वेश्चन नंबर 5 में एफ है, लामार्टाइन यूज द वर्ड रिनेशा फॉर द फर्स्ट टाइम। ये गलत है, लामार्टाइन ने नहीं यूज किया हुआ है। रिनेशा वर्ड वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिशेल ने यूज किया हुआ था। JULES, जूल्स मिशेल, MICHLET। रिनेशा शब्द को सबसे पहले जूल्स मिशेल ने यूज किया है अपनी बुक हिस्टोना डी फ्रांस में। हिस्टोना डी फ्रांस में उन्होंने इसको यूज किया हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, रिनेशा वर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा टुक प्लेस व्हाइल द राइटिंग ऑफ कास्ट। ये बात सही है कि पहला जो मॉडर्न ड्रामा लिखने की शुरुआत हुई, द कास्ट से शुरुआत हुई है। इसका राइटर कौन? इसके राइटर का नाम रॉबर्टसन है। सी सही है, रॉबर्टसन। इसमें दिमाग कुछ और नहीं लगाना है। मतलब मॉडर्न प्ले जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम प्ले, एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इन सब के लिखने की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? इमेजिज्म, द टर्म वाज क्वाइंड बाय एजरा पाउंड। इमेजिज्म शब्द को एजरा पाउंड ने क्वाइंड किया, ये बात सही है। एंड इनिशिएटेड बाय TE ह्यूम, और इसको TE ह्यूम ने शुरू किया था, ये भी सही है। देखिए, दो अलग चीजें। इमेजिज्म जो शब्द है इसको एजरा पाउंड ने क्वाइंड किया, और TE ह्यूम ने शुरू किया था। अभी मैंने आपको इमेजिज्म, इमेजिंग सब मैंने बताया हुआ था जब रेट्रिक एंड प्रोसोडी का क्लास या प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म वाला ले रहे थे लास्ट वाले क्लास में।
इट रिप्रेजेंट अ रिएक्शन अगेंस्ट द वीकेस्ट स्टार्ट ऑफ रोमांटिक पोइट्री, या जो रोमांटिक पोइट्री था उसके खिलाफ एक रिएक्शन था, बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, द टर्म जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, इस टर्म को कॉइन किया गया बाय एन अमेरिकन पेंटर एंड पोएट वाशिंगटन एल्स्टन। अमेरिकन पेंटर और पोएट वाशिंगटन एल्स्टन ने इसको जो है क्या किया था, कॉइन किया था, एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय टी.एस. एलियट, और इसको टी.एस. एलियट ने। तो दोनों चीज आपको समझना है कि इमेजिज्म शब्द को कॉइन करने वाले आदमी एजरा पाउंड थे, लेकिन उसकी शुरुआत करने वाले टी.ई. ह्यूम थे। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव को क्वाइन करने वाले अमेरिकन पेंटर वाशिंगटन एलिस्टन थे, और उसको इंट्रोड्यूस करने वाले टी.एस. एलियट थे। और उन्होंने इसको किसमें इंट्रोड्यूस किया था, इन हिज एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये बात सही है। प्राइमरी एपिक और फॉक एपिक, जो प्राइमरी एपिक है या जो फॉक एपिक है, इज आल्सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एपिक, उसको हम ट्रेडिशनल एपिक भी कहते हैं। होमर्स इलियड एंड ओडिसी इसका एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी एपिक को हम लिटरेरी एपिक भी कहते हैं। इट वाज कंपोज्ड बाय इंडिविजुअल पोएटिक क्राफ्टमैनशिप इन डेलिब्रेट इमिटेशन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म एज एनीड एंड पैराडाइज लास्ट। एनीड और पैराडाइज लास्ट आपका सेकेंडरी एपिक है, ये बात भी सही है। पैंटोमाइम इज एन एक्शन ऑन द स्टेज विद स्पीच, ये गलत है। पैंटोमाइम कोई ऐसा एक्शन नहीं होता जिसमें बोला जाता, बल्कि पैंटोमाइम एक ऐसा एक्शन होता है जिसमें लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं। इसीलिए लिखा गया इट्स एक्टिंग ऑन द स्टेज विदाउट स्पीच। पैंटोमाइम बगैर बोले, बगैर कोई स्पीच दिए हुए सारी बातें रखी जाती है, यूजिंग ओनली बॉडीली मूवमेंट एंड इज एग्जैजरेटेड फेशियल एक्सप्रेशन। तो आई थिंक यू गॉट, इसमें आपको इमेजिज्म मिला, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव मिला, प्राइमरी एपिक या जिसको फॉक एपिक कहा जाता है या ट्रेडिशनल एपिक कहा जाता है वो कॉन्सेप्ट मिला है। सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक का कॉन्सेप्ट मिला। पैंटोमाइम आपको पता चला कि पैंटोमाइम में कैरेक्टर बोलता नहीं है, जिसको कहा जाता है मूक प्रदर्शन या मूक प्रेजेंटेशन आप कह सकते हैं, उस तरह से विदाउट स्पीकिंग इवन या विदाउट यूजिंग इवन अ सिंगल वर्ड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा एक रॉन्ग है। इसमें रॉन्ग क्या है, ये जब बनाया गया तो उसमें सबके सब करेक्ट हो गए हैं, मैं केवल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थ्रीनोडी और मोनोडी, जो थ्रीनोडी है या मोनोडी है, इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज, यह डर्ज का एक रूप होता है। डर्ज क्या है, एलजी का। थ्रीनोडी और मोनोडी इट इज अ टाइप ऑफ डर्ज, ये तीनों चाहे थ्रीनोडी है, मोनोडी है, डर्ज है, ये सब एलजी के रूप है। विच रिप्रेजेंट द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन, इसमें जो है क्या किया जाता है, एक सिंगल पर्सन का अटरेंस होता है। ट्रेजिक फ्ला एंड एरर ऑफ जजमेंट, ट्रेजिक फ्ला क्या है, ये एरर ऑफ जजमेंट है। ये बात आपको पता है, ट्रेजिक फ्ला का मतलब एरर ऑफ जजमेंट, कि कोई ना कोई एक ऐसी गलती कैरेक्टर करता है जिससे उसका पतन होता है। मेलोड्रामा, फुल ऑफ एक्साइटिंग इवेंट्स इन व्हिच द कैरेक्टर्स एंड इमोशंस सीम्स टू बी एग्जैजरेटेड टू बी रियल। कह रहे मेलोड्रामा जो है एक ऐसा ड्रामा जिसमें एक्साइटिंग बहुत ज्यादा होता है और एक्साइटिंग इवेंट्स होता है, और कैरेक्टर को और इमोशन को ऐसा प्रेजेंट किया जाता है कि वो रियल लगने लगे। विच कैरेक्टर्स एंड इमोशन सीम टू बी एग्जैजरेटेड टू बी रियल। नॉवेलिट, नॉवेलिट क्या है, अ वर्क ऑफ फिक्शन। नॉवेलिट अ वर्क ऑफ फिक्शन, नॉवेलिट जो एक वर्क ऑफ फिक्शन है। शार्टर देन अ नॉवेल बट लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी, जो नॉवेलिट होता है ये वर्क ऑफ फिक्शन होता है, और ये शार्टर देन अ नॉवेल, नॉवेल से जो है क्या होता है, छोटा होता है, और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। डॉजरल, अ टर्म अप्लाइड टू रफ हैवी फुटेड एंड जर्की वर्सिफिकेशन। डॉजरल एक ऐसा जो है टर्म है जो किसके लिए अप्लाई किया जाता है, ऐसे वर्ड्स के लिए जो रफ होती है, कर्कश होती है, भारी भरकम होती है, और जर्की होता है, उसमें स्मूथनेस नहीं होता, उसमें स्वीटनेस नहीं होता है। आल्सो टू वर्सेस, ऐसी ऐसी वर्सेस के लिए दैट आर मोनोटोनसली रेगुलर इन मीटर, और जो बड़ी मोनोटोनस होती है। मास्क क्या होता है, इट ओरिजिनेटेड इन इटली, मास्क जो है इटली में ओरिजिनेट हुआ एंड फ्लरिश्ड इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में फ्लरिश हुआ इन द 16th एंड 17th सेंचुरी, 16वीं और 17वीं शताब्दी में। इट वाज एन एलाबोरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट इंटरटेनमेंट, यह कोर्ट इंटरटेनमेंट का फॉर्म था दैट कंबाइंड पोएटिक ड्रामा, जिसमें पोएटिक ड्रामा का यूज हुआ, म्यूजिक का यूज हुआ, सॉन्ग का यूज हुआ, डांस का यूज हुआ, स्प्लेंडिड कास्टिंग में। कैन यू टेल मी कि जॉन मिल्टन ने दो जो है मास्क लिखा हुआ है, अभी मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर वाले में। थॉमस एंड आर्केड्स, गुड, यस, कॉमर्स एंड आर्केड्स, ये दो उन्होंने लिखा हुआ, COMUS, कॉमर्स, आर्केड्स ARCADES। अच्छा, आर्केड्स तो जो है और कॉमर्स, ये दोनों मास्क हो गया। आर्केडिया क्या है, ARCADIA,
ईबी शेली का प्रोज रोमांस है आर्केडिया। उसके बाद लास्ट में दे रहा बीट राइटर्स। बीट राइटर्स अभी पूछा गया, बीट राइटर्स क्या, एन इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स। जो बीट राइटर्स या एक तरह से इनफॉर्मल एसोसिएशन है राइटर्स का, स्पेशली अ लूज नीड ग्रुप, या एक जो है छोटा सा लूज नीड ग्रुप होता था इसका पोएट्स और नॉवलिस्ट का, इसमें ड्रामेटिस्ट नहीं होते थे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बीट राइटर्स लूज नीड ग्रुप ऑफ पोएट्स और नॉवलिस्ट का होता था जो 1950 के दशक में और 60 के दशक में अपनी पॉपुलर हुए थे। हु सेट ऑफ सोशल एटीट्यूड्स, जिन्होंने अपना खुद का सामाजिक नियम बनाया, और वो एंटी स्टैब्लिशमेंट, जो पहले के नियम थे उनके खिलाफ थे, एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, एंटी पॉलिटिकल थे, एंटी इंटेलेक्चुअल थे, अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चरल लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज, और साथ ही साथ जो प्रिवेलिंग कल्चरल और लिटरेरी मॉरल वैल्यूज था उसके वो अपोज में थे। और वे जाज या ड्रम का यूज करते थे, इस वजह से उनको क्या कहा गया था, they used jazz or drum to express their thoughts and draw the attention of the people। ये बात भी सही है, तो इसमें जितने हैं सब सही है, और वे जाज या ड्रम का यूज करते थे अपनी बात को रखने के, इसीलिए उनको बीट राइटर्स कहा गया। और बीट राइटर्स कब से कब तक, 50 से 60 के दशक में है। यह लूज नीड ग्रुप ऑफ पोएट्स और नॉवलिस्ट, इसमें ड्रामेटिस्ट नहीं थे, क्रिटिक नहीं थे, और जो उस सिस्टम था उस सिस्टम के वे अगेंस्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु यूज द टर्म अपोलोनियन एंड डायोनिसियन। इसको जो है नीत्शे ने यूज किया हुआ है। इट वाज यूज्ड बाय नीत्शे टू शो द अपोजिशन बिटवीन रीजन एंड इंस्टिंक्ट। नीत्शे ने इसका यूज किया रीजन और इंस्टिंक्ट के बीच में, कल्चर एंड प्रिमिटिव नेचर के बीच में डिफरेंस को दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ थिएट्रिकल परफॉर्मेंस आर अ पीस ऑफ राइटिंग which tries to make something ridiculous by presenting in a humorous way, that is burlesque के पहले भी बताए जा चुके हैं। हाई बर्लेस्क और लो बर्लेस्क होता है, उसमें जो है जिसमें बताया गया कि कोई भी थिएट्रिकल परफॉर्मेंस या पीस ऑफ राइटिंग जिसमें क्या किया जाता है, कुछ चीज को रिडिकुलस दिखाने की कोशिश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। एल्यूजन पासिंग रेफरेंस है, सही है। अवांती गार्डे द एडवांस ग्रुप इन लिटरेरी आर्ट्स हुज वर्क आर कैरेक्टराइज्ड chiefly by अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंट, ये भी सही है। सेजरा पास नियर द मिडिल ऑफ अ लाइन आर पोइट्री, ये भी सही है। एफोरिज्म अ शॉर्ट पिची इंस्ट्रक्टिव सेइंग। एपिग्राम अ शॉर्ट पिची स्टेटमेंट विद इनडायरेक्ट सेइंग। ये सब पहले भी एक्सप्लेन जो हो चुका है, इसमें भी सब सही है, इसमें कोई चीज गलत नहीं है। सो इन दिस वे यू केम टू नो कि क्या क्या चीजें रही है। लास्ट वाले में फिर से एल्यूशन जो है पासिंग रेफरेंस है। अवांत गार्डे जो है ये आपका फ्रेंच शब्द है, जिसमें जब कोई सैनिक की जो टुकड़ी है जो आगे सबसे रहती है और वो सलामी देती है, उसको अवांत गार्डे कहा जाता है। लेकिन बाद में लिटरेचर में यूज हुआ कि अगर किसी एज का कोई पोएट जो है या कोई ड्रामेटिस्ट या कोई साहित्यकार किसी एज में सबसे आगे निकल करके साहित्य में बड़ा बदलाव लाता है, तो उस बदलाव को क्या कहा जाता है, अवांत गार्डे कहा जाता है, और लिया गया वहां से है। इसीलिए इसमें कहा गया द एडवांस ग्रुप इन लिटरेरी आर्ट्स, एक एडवांस ग्रुप जो लिटरेरी आर्ट्स में होगा, हुज वर्क आर कैरेक्टराइज्ड चीफली बाय अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसके वर्क में कट्टरता नहीं नजर आती है और जो तमाम एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई चीज को लाते हैं, उनको जो है अवांती गार्डे कहा जाता है, अवांत गार्डे। सेजरा हमें पता है कि पास होता है जो कामा के रूप में यूज किया जाता है। एफोरिज्म क्या होता है, एक ऐसा शॉर्ट स्टेटमेंट, शॉर्ट और पिची स्टेटमेंट होता है, छोटा होगा और इनडायरेक्ट वे में उस पर बात कही जाएगी, जिसमें तमाम कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो हमें फॉलो करना चाहिए। एपिग्राम क्या होता है, अ शॉर्ट पिची स्टेटमेंट, इसमें भी इनडायरेक्ट वे में चीजें कही जाती है। तो एफोरिज्म एक स्टाइल हो जाती है और एपिग्राम एक स्टेटमेंट हो जाता है, ये दोनों में आप हमें फर्क समझना है। वही जो है स्टेटमेंट जो है एपिग्राम हो जाएगा और एफोरिज्म क्या हो जाता है, एक स्टाइल हो जाती है। तो दीज आर द पॉइंट